हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है व्हाट आई नो फॉर श्योर। इसका मतलब दुनिया की बेहद प्रभावशाली महिला की दास्तान। इनका लेखक का नाम है ओपरा विनफ्रे। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। 2014 में आई इस किताब के ज़रिए हम जानेंगे कि आखिर किस तरह ओपरा विनफ्रे इतनी सफल बनी। ओपरा इस किताब के ज़रिए अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हम सभी के साथ साझा करेगी कि आखिर किस तरह उन्होंने कठिनाइयों से भरे समय से बाहर निकलकर सफलता प्राप्त की। यह बुक किसके लिए है? यह किताब उन व्यक्तियों के लिए है जो कि अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। यह किताब उन व्यक्तियों के लिए भी है जो कि अपने किसी बचपन के डर से उभरना चाहते हैं। यह किताब ओपरा के फ़ैन के लिए भी है जो उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। इस किताब ने मेरे लिए क्या है? इस किताब में मेरे लिए क्या है? व्हाट डू यू नो फॉर श्योर? यह प्रश्न एक अभिनेता जीन सिस्केल ने ओपरा से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा था। बाद में इसी प्रश्न ने उनको प्रेरित किया कि वो द ओपरा मैगज़ीन में एक कॉलम लिखे। बाद में उसी आधार पर उन्होंने किताब लिखी व्हाट आई नो फॉर श्योर। इस किताब के अध्यायों के ज़रिए हम ओपरा के बचपन से लेके उनके बड़े होने तक के संघर्षों के बारे में जानेंगे। उनकी मां की प्रेगनेंसी की समस्या से लेके उस रात की कहानी जब सेहत से जुड़ी समस्या को लेकर उनकी नींद गायब हो गई थी। और इस बात को हम सभी जानते हैं कि बचपन में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका असर जीवन भर रहता है। इस किताब के ज़रिए हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से बचपन के उन डरावने अनुभवों से छुटकारा पाया जा सकता है। ओपरा ने अपने जीवन में न केवल उन चीज़ों से छुटकारा पाया बल्कि उन्होंने उसे ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। इस किताब के ज़रिए हम यह भी जानेंगे कि आखिर हम भी किस तरह ओपरा की तरह सफल हो सकते हैं। इन अध्याय में हम सीखेंगे ओपरा के द्वारा ट्राई की गई बेवकूफ़ी भरी डाइट। आखिर क्यों ओपरा ने अपने बॉयफ्रेंड की चाबी को टॉयलेट में डाल दिया था। ओपरा के पिता की कहानी और उनके ऊपर उनके पिता का प्रभाव। अध्याय नंबर 2। बचपन की कठिनाइयों ने ओपरा को जीना सिखाया। लोगों के घर कोई प्रेग्नेंट होता है तो खुशी का माहौल होता है, लेकिन ओपरा की मां के साथ ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अविवाहित थी। उन्होंने ओपरा के पैदा होने तक प्रेगनेंसी की बात किसी से नहीं की। 1953 में ओपरा का जन्म हुआ। जन्म के बाद लोगों को लगा कि अपने पैदा होने की कहानी सुनने के बाद ओपरा शर्म की वजह से जी नहीं पाएगी, लेकिन इस बात ने ओपरा को और मजबूत बनाया। बचपन के दौरान ओपरा को काफ़ी दुख के साथ साथ गालियाँ भी सहनी पड़ी। उन्हीं के शो द ओपरा विनफ्रे शो के दौरान जब एक काउंसलर ने उनसे उनके बचपन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा बचपन एक डरी हुई नादान लड़की के रूप में गुजरा, जिसका पालन पोषण नाना नानी के द्वारा हुआ था। टीन एज के दौरान भी उनका अकेलापन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा। 10 से 14 साल के बीच ओपरा को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप वो प्रेग्नेंट हो गई। अपनी मां की तरह शर्म से बचने के लिए उन्होंने भी अपनी प्रेगनेंसी सबसे छुपाई और इसी की वजह से उनका बच्चा दुनिया में कुछ हफ्ते ही सांस ले सका। ओपरा का कहना है कि शुरुआती जीवन में कठिनाइयों ने उनको आगे चल के सफल भी बनाया। उन्होंने कहा कि अकेलेपन ने उनको बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अकेलेपन से सीखा है कि किस तरह से एक इंसान आत्मनिर्भर होता है। अकेलेपन ने उनको खुद से खुद की खुशी ढूंढने का रास्ता भी दिखलाया। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओपरा का मानना है कि हद निश्चय और आत्मविश्वास के दम पर
कोई भी इंसान जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्याय नंबर 3। ओपरा दूसरों की बजाय अपने अंदर ही खुद के लिए प्यार ढूंढती थी। अपने एक शो के दौरान ओपरा ने शादीशुदा मर्दों को शो पर बुलाया था। वो सभी बेवफा थे। उनसे बात करने के बाद ओपरा ने जाना कि उन सभी के बेवफा होने का सिर्फ एक कारण था कि वे लोग दूसरी महिलाओं के पास प्यार और शांति का अनुभव करते थे, जो कि उन्हें अपनी पत्नी के पास नहीं मिलता था। ओपरा का मानना था कि वो लोग शायद गलत जगह प्यार की तलाश कर रहे थे। ओपरा का मानना था कि प्यार और सहयोग की भावना किसी इंसान के साथ आपके जीवन में आती है। जब वह 20 वर्ष की थी तब वो एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो व्यक्ति उनसे प्यार करता है या नहीं, और अगर करता भी है तो कितना करता है। अपने शो में आए बेवफा लोगों की तरह वो भी उस समय दूसरों में प्यार की तलाश कर रही थी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने के बावजूद ओपरा को लगता था कि उनकी सफलता किसी मर्द के बिना अधूरी है। मर्द के लिए वो इतनी पॉजेसिव हो गई थी कि एक बार अपने बॉयफ्रेंड को रोकने के लिए उन्होंने उनके घर की चाबी टॉयलेट में डाल दी थी। हालांकि दूसरों पर निर्भर होने के बजाय हमें अपने प्रेम और आत्मसम्मान के स्रोत के रूप में खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओपरा का कहना था कि हर इंसान के अंदर क्षमता होती है कि वह खुद को हर तरह से संपूर्ण कर सके। उनका कहना था कि एक इंसान जिस तरह खुद को देखता है उस नज़रिए को कभी भी कोई बदल नहीं सकता। उनका कहना था कि अपने जीवन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, मतलब कि आप खुद को प्यार करने के लिए जिम्मेदार हैं और खुद को सफल बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि आपको किसी इंसान का इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि वो आएगा और आपको प्यार से भर देगा। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप खुद के लिए हर तरह से काफ़ी है। अध्याय नंबर 4। ओपरा का अपने से प्यार करने का रहस्य कृतज्ञता की शक्ति आता है। कृतज्ञता की शक्ति से आता है। कृतज्ञता को हमेशा ओपरा ने अपने जीवन का एक खास हिस्सा माना था। 10 साल से भी ज़्यादा समय के लिए ओपरा ने अपनी डायरी में उस चीज़ के बारे में लिखा जिसके लिए वो कृतज्ञ थे। कभी कभी ओपरा को लगता था कि वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचती है जो कि उनके पास नहीं है, और उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती जो कि उनके पास है। एक चीज़ जिसके प्रति हमेशा से ओपरा को धन्यवाद कहने में परेशानी होती थी वो था उनका शरीर। 20 साल तक ओपरा अपनी बॉडी और वज़न की समस्या से परेशान थे। वज़न कम करने के लिए और बॉडी को हेल्थी रखने के लिए उन्होंने तरह तरह की डाइट अपनाई, परंतु कोई ख़ास असर नहीं हुआ। उनके दिमाग में हमेशा यही सवाल रहते थे कि क्या वो अपनी बॉडी के लिए सही डाइट ले रही है, क्या वो जिम जाके सही तरीके से वर्कआउट कर रही है, क्या ये कपड़े उनको फिट आएंगे या नहीं। काफ़ी सालों तक इन्हीं सवालों से उलझने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अपनी बॉडी के प्रति उनका नज़रिया ही बदल गया। एक शाम बेड पर लेटे लेटे उनकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। यह समस्या उनको 6 महीने तक रही। डॉक्टर उनको सलाह देते रहे कि क्या करना है क्या नहीं। फिर एक दिन ओपरा को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, यानी वो अपने शरीर की कदर नहीं कर रही थी। वो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी कि किस खाने को खाने से उनकी बॉडी फिट रहेगी, बल्कि इस बात पर ध्यान देती थी कि किस खाने को खाने की वजह से उनको हर तरह की ड्रेस पहनने में आसानी होगी। उस दिन के बाद से उन्होंने निश्चय किया कि वो अब अपनी बॉडी पर ध्यान देगी और कभी अपनी बॉडी पर व्यंग नहीं कसेगी। अध्याय नंबर 5। फैसला लेने का डर को अपने जीवन से निकालकर उनको सफलता मिली। अपने जीवन में मिली सारी सफलता का श्रेय ओपरा किसी और इंसान को देती है, लेकिन कभी कभी अपने इस बात से वह खुद भी एग्री नहीं करती थी, इसलिए वह खुद को बेहतर बनाने के अलग अलग तरीके ढूंढती रहती थी। ओपरा का कहना है कि अपने आप को साबित करने के लिए कभी भी अपनी उम्र को नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। शुरुआत में ओपरा का मानना था कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसी एक घटना उनके बचपन में देखने को मिलती थी। जब वह 3री कक्षा में थी तो एक बार उनके टीचर ने उनको शाबाशी दी कि उन्होंने अच्छा होमवर्क किया है। इस वजह से ओपरा को खुश होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वह डर गई कि अब उनके क्लासमेट उनको दूसरी तरह से देखेंगे और उनसे चिढ़ने लगेंगे।
अपने डर के कारण ओपरा को इतनी परेशानी हो गई थी कि उनका वज़न बढ़ने लगा। लेकिन जब उनका वज़न बढ़ने लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी सभी की तरह है, वह किसी से अलग नहीं है। बाद में ओपरा ने यह बताया कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको इस बात को पीछे छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनका कहना था कि अगर वह किसी दूसरे के लिए जिएंगे तो अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। वह कहती है किसी इंसान के लिए आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो सकती है या फिर किसी इंसान के लिए कम हो सकती है, लेकिन अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको सिर्फ एक ही इंसान का ध्यान रखना होगा और वो इंसान आप खुद हैं। अध्याय नंबर 6। ओपरा ने अपनी इनसिक्योरिटी पर जीत हासिल की और साथ ही साथ उन्होंने किसी को ना कहने की अहमियत भी जानी। जब ओपरा ने अपना नया शो शुरू किया तब काफ़ी लोग उनके पास उनसे मदद मांगने आने लगे थे, खासकर वह महिला और बच्चे जो कि घर से निकाले गए थे। उन्होंने सबकी मदद करने का प्रयास भी किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके पास रोज़ाना बहुत सारे लोग आने लगे मदद मांगने के लिए। तब उन्हें लगा कि उन्हें लोगों को ना कहना भी सीखना पड़ेगा। एक समय बाद उन्होंने सोचा कि आखिर क्यों वह लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती है। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाहती है क्योंकि वह चाहती है कि लोग उन्हें पसंद करें। उन्हें लगता था कि अगर वो लोगों को मना कर देंगे तो लोग शायद उन्हें पसंद ना करें और उनसे जलन की भावना रखने लगे। उनको खुद से ऐसा जवाब इसलिए मिला क्योंकि बचपन में उन्हें बहुत सताया गया था और उन्हें उनके स्कूल के दोस्त या फिर उनके परिवार के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए वह चाहते थे कि अब जब वो इतनी सक्षम हो गई है कि वह लोगों की मदद कर सकती है तो क्यों ना वह सबकी मदद करे, जिससे कि लोग उन्हें पसंद करें, कोई भी उन्हें नापसंद ना करे। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह इतनी सक्षम नहीं है कि वह सभी लोगों की मदद कर सके, तो उन्हें लगा कि अब उन्हें रुक जाना चाहिए और लोगों को मना करना सीखना चाहिए। उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। इसके बाद से उन्होंने सिर्फ उन्हीं इंसानों की मदद करना जारी रखा जिसके लिए उन्हें लगता था कि उन्हें मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। अध्याय नंबर 7। ओपरा की खुद को बेहतर बनाने की वजह और लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने की वजह जातिवाद है। मिसिसिपी, जहाँ पर कि ओपरा का जन्म हुआ, वह जगह जातिवाद के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। उस जगह पर काले लोगों को अमेरिकन के द्वारा काफ़ी अलगाव की भावना से देखा जाता था। यह जगह काले लोगों की लिंचिंग के लिए मशहूर थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष करके सफलता हासिल की। 1950 का वह दशक था जब अमेरिका में रहने वाले ब्लैक लोगों को एहसास हुआ कि उनके बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, और 1954 वह साल था जब ओपरा का जन्म हुआ। साथ ही साथ अमेरिका की कोर्ट ने भी यह बोल दिया कि अमेरिका में रहने वाले ब्लैक लोगों के बच्चे को भी उसी प्रकार की शिक्षा का अधिकार है जिस प्रकार बाकी अमेरिका की जनता को है। 1969 में ओपरा के स्कूल में आने वाले नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जैसी जैक्सन द्वारा शिक्षा के लिए इस पहुंच पर जोर दिया गया था। जैक्सन ने स्कूल के सभी छात्रों को बताया कि अपनी पढ़ाई और अपने कौशल के बल पर आपको अमेरिका से जातिवाद को हटाना पड़ेगा। इस बात को ओपरा ने एक पेज पर नोट किया और जहाँ पर उनके घर में मिरर था वहाँ पर लगा दिया, जिससे कि वो रोज़ाना उसको देख सके और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। कुछ साल बाद जब ओपरा अपने 20 साल की थी तब क्लीवलैंड के एक उपदेशक रेवरेंड ओटिस मॉस जूनियर ने उनको एक कहानी सुनाई जिसने उनको बहुत प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जातिवाद अमेरिका में बहुत समय से चल रहा है। उनके पिता और उनके पिता के पिता ने भी इस दौरान काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन कुछ समय पहले जब उनके पिता जीवित थे तब पहली बार काले लोगों को वोट करने का अधिकार मिला, और इस अधिकार का पालन करने के लिए उनके पिता 15 मील पैदल चलकर वोट डालने गए थे। परंतु उनके पिता सिर्फ एक मात्र इलेक्शन में ही वोट डाल सके और उसके बाद उनका देहांत हो गया। इस बात को जानने के बाद ओपरा ने यह फैसला किया कि वह लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करेगी। कुल मिलाकर इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार ओपरा ने संघर्ष करके सफलता हासिल करी, उसी प्रकार आपको भी मोह माया से अलग हटकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए।
और अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए। ओपरा की तरह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आए। खुशियों के लिए आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें? इस तरह नाचो जैसा आपको कोई ना देख रहा हो। एक महान डांसर टीना के साथ एक बार ओपरा ने स्टेज शेयर किया। पहले तो उन्हें डर था कि वह परफॉर्मेंस को बिगाड़ देगी। उन्हें लगा कि इतनी सारी जनता के सामने उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और वह ख़राब करेगी। लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई और उन्होंने इसे एंजॉय करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, इसे खुलकर एंजॉय करना चाहिए। तो उन्हीं की तरह हमें भी अपने जीवन में मिलने वाली सारी अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए।